डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। इनकी एक खास रचना आपको हम सुनाने जा रहे हैं, डॉक्टर का अपहरण। डॉक्टर का अपहरण। आप सुनिए, वो अपहरण कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ। एक रहस्य, रोमांच से भरी हुई दास्तान जो देश के भविष्य से भी जुड़ी है और वर्तमान से भी। तो सुनिए, डॉक्टर का अपहरण। कुछ महीनों पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार सुना, जरूर सुना, लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ पता नहीं चला। कहाँ गए, क्या हुआ। कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बज उठी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जाग कर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही, क्योंकि वो जानती थी कि ऐसा तो रोज होता है। जब भी कोई मरीज सीरियस होता है तो अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ही ले जाना होता तो वो भी आकर ही जगा ही देता। जाहिर सी बात, डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना परम कर्तव्य समझते थे, इसलिए वो इसका बुरा नहीं मानते थे, बल्कि शहर चले जाते, कोई न फीस दे या ना दे। उन्हें इसकी चिंता कभी नहीं रहती थी। उस रात वो उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। आमतौर से होता ये था कि वो 1-2 घंटे में लौट आते थे, या फिर सवेरा होते होते तो अवश्य घर लौट आते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुंचने की आदत थी। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तो उनकी पत्नी चिंतित हुई। स्वाभाविक। पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर हो, इसलिए देर लग गई। पर यह भी सोचा कि हो सकता है कि आज सीधे अस्पताल चले जाए। लेकिन जब मरीज उन्हें घर पूछने के लिए आने लगे तब उनकी हैरानी बढ़ने लगी। दोपहर तक जब नहीं आए तो श्रीमती भटनागर ने सिविल सर्जन और कुछ अन्य संबंधियों को फोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी न मिली। कुछ देर के बाद वो मान बैठी कि शायद डॉक्टर साहब किसी दूर के गांव में गए और किसी कारण से जल्दी वापस नहीं आ पाए। शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तो उनकी पत्नी का मन अजीब आशंकाओं से गिर उठा, परेशान हो उठा। उन्होंने पुलिस स्टेशन को फोन किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का सबब था। कारण चारों ओर खोज शुरू हो गई। वायरलेस से संदेश भेज दिए गए। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह शहर में फैल गया। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए, उन्हें लेने को एक गाड़ी आई थी जिसके बड़े पहिए के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी
ट्रक या बस में गए। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी उस गाड़ी के हुलिये के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो उसकी सूचना तुरंत की जाए। कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली। चूंकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु नहीं था, इसलिए यह शंका करना व्यर्थ था कि उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस अब केवल दो ही सूत्रों पर विचार कर रही थी। एक ये कि कुछ गुंडों ने उन्हें छुपा लिया हो और अब उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करें। दूसरा ये कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने के लिए ले गया। लेकिन दिन पर दिन बीतते चले गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। उनके इस रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी, बल्कि लोग भी भयभीत, डरे हुए थे। यही कारण था कि भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छपा और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उस समाचार को दबा दिया गया। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चली थी। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। हर रोज सुबह उठती तो दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, जैसे वो डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रहे। कई महीने बाद एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसी गाड़ियों के पहियों के निशान देखे। उन्हें लगा शायद डॉक्टर साहब आए थे, लेकिन वो कहाँ है। उन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया, सूचना भेजी। खोज जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर आया। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर भी कुछ अंदाजा लगाना मुश्किल था। हाँ, एक टेप जरूर मिला जो लिफाफे में बंद था और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उस टेप को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। टेप बजते ही सभी लोग हतप्रभ रह गए। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। तुम सब लोग मेरे लिए परेशान हो गए। अब तक मरा हुआ समझ लिया हो, लेकिन मैं जिंदा हूं और बिल्कुल ठीक हूं। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर एक अन्य सौर मंडल के ग्रह में हूं। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वो हम ही हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमसे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य। और सभी के अपने अपने ग्रह। उन ग्रहों पर दुनिया बसी और हम में वे लोग कई गुना ज़्यादा उन्नतिशील। मुझे यहाँ आकर
अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर होने का दुख तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि मेरा ये भ्रम टूट गया, जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी उस बात से कुछ सबक लेंगे। हाँ, तो पहले सुनो वो कहानी कि मैं कैसे आया। अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचनाएं इकट्ठी की। वे तभी से मेरा अपहरण करने की योजना बना रहे थे। उस रात को जब मैं दवाओं का बैग लेकर बाहर आया, तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र यान को देखकर मैं चौंक गया। इससे पहले कि मैं कोई विरोध करता या भागने की कोशिश करता, तीनों लोगों की मजबूत बाहों ने मुझे जकड़कर यान के अंदर डाल दिया। यान तेजी से घूमकर सूं सूं की आवाज करता हुआ आसमान में उड़ चला। घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया था। जब मुझे होश आया तो वो यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था। मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया गया ताकि मैं ग्रह के वातावरण के अनुकूल रह सकूं। अब चूंकि मुझे यहाँ आए हुए काफ़ी समय हो चला है, यहाँ के लोगों को मुझ पर विश्वास हो चला है और वे जान गए हैं कि मैं यहाँ से भागने की कोशिश नहीं कर सकता। इसलिए मुझे आप सब लोगों के लिए संदेश रिकॉर्ड करने के भेजने की अनुमति दी गई। इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए। इनके पास ऐसे यान हैं कि ये एक सौर मंडल से दूसरे सौर मंडल तक आसानी से आते जाते। यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं, कारखाने हैं, बाजार हैं, बस्तियां हैं, मोटरें हैं, सभी कुछ। लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। इन्हें अन्य कई सौर मंडलों और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त है। हमारा सौर मंडल इनके सबसे निकट है, इसलिए इन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया। मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले ये जान लें कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए। ये एक ऐसा ग्रह है जहाँ विज्ञान अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुका है। चरम सीमा, जहाँ के आदमी अब आदमी नहीं, मशीन हो गए। मशीन, जहाँ का सारा काम मशीन से होता है। और इसका नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता चला गया। अब इस पूरे ग्रह में मशीनें ज़्यादा और आदमी कम हैं, और जो हैं भी वे मशीनों के गुलाम। दूसरी ओर यहाँ के लोगों को एक
विचित्र तरह का सड़न रोग होने लगा। शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू कर देता है और फिर वो आदमी मर जाता है। इस रोग का इलाज इन्हें अब तक नहीं मालूम हो सका, लेकिन इस रोग का कारण वे मशीन है जो इन्हें नाकारा बनाए हुए हैं। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना, इन्होंने सोचा कि क्यों ना मुझे बुलाया जाए, तब कोई ऐसी तरकीब सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काट कर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए। बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ। आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारे पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है। उद्योगों के विकास से मशीनों की संख्या लगातार बढ़ रही। मशीनों और कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा। ये सब अगर जारी रहा और ज़्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर भी ऐसे ही दिन आने में देर नहीं लगेगी। आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां उस भविष्य का संकेत। इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं, लेकिन इन पर मशीनों का नशा इतना अधिक छाया हुआ कि उस समय किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। अब स्थिति ये है कि अगर तुरंत कोई उपाय नहीं किया गया तो शायद यहाँ से इंसानों का नामो निशान खत्म हो जाएगा। बस यहाँ होंगी ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियाँ और दैत्याकार मशीनें। आप सोच रहे होंगे कि जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है वो चिकित्सा शास्त्र में इतना पीछे कैसे रह गया है ना। इसका कारण ये रहा कि यहाँ के निवासियों का शरीर बहुत मजबूत होता है। इनकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की होती है। इस पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं होता है। हाँ, जब ये बच्चे रहते हैं तब अवश्य चमड़ी नरम रहती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे सख्त होती चली जाती है। ये सब वहाँ की जलवायु का प्रभाव। यहाँ लोग बीमार ही नहीं पड़ते। हाँ, इसलिए उन्हें चिकित्सा की जरूरत नहीं पड़ती। और जब किसी चीज की जरूरत ही ना हो तो भला उसके बारे में कोई कैसे सोच सकता। बस इसी कारण से ये लोग चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह गए और अब इन पर मुसीबत आ गई। मैंने सड़न रोग का अध्ययन किया और इनके शरीर की बनावट का भी, किंतु समस्या ये है कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांतों को यहाँ लागू नहीं किया जा सकता। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। इस घातक रोग के इलाज के लिए दवाएं बनाना है। अंग प्रतिरोपण के
लिए दवाएं और आवश्यक सारे सामान बनवाना है। ये काम अकेले कर पाना असंभव है और मेरा छुटकारा तभी होगा जब मैंने इस मुसीबत से बचने का रास्ता बचा सकूं, रास्ता इनको दिखा सकूं। इसलिए अब ये लोग योजना बना रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को लाया जाए। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि वे लोग स्वयं ही सारी बातें सीख लें और अपना इलाज अपने आप करें, किंतु इसके लिए वे तैयार नहीं। यही कारण है कि अब ये बात गुप्त रखी जा रही कि पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का अपहरण करके यहाँ लाया जाएगा। जो भी हो, अब अगर मैं सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहूँ तो इनकी इच्छा के अनुसार ही आ सकता हूँ। इसलिए इनसे विरोध मोल लेना ठीक नहीं होगा मेरे लिए। फिलहाल ये कहना कठिन है कि मैं कब आ सकूंगा। आप लोग घबराएं नहीं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है। बस मेरे आने तक आप यही समझें कि इस समय मैं विदेश यात्रा पर हूँ। डॉक्टर भटनागर का ये रिकॉर्ड किए संदेश को सुनकर सभी चकित थे। कितना बड़ा रहस्योद्घाटन हुआ था। आज के लिए और भविष्य के लिए, आज के लिए और भविष्य के लिए। तो आपने डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे की ये कहानी सुनी। डॉक्टर का अपहरण, डॉक्टर का अपहरण। इसका आशय तो आप समझ गए होंगे और उसके संदर्भ भी समझ गए होंगे। कैसी लगी बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया भी ज़रूर दीजिए। नमस्कार, सलाम।